नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों चलते हैं आज हम लोग पार्ट 9 की तरफ। मैथ एक्सप्रेस ये सीरीज आता है, जितने भी आपके एग्जाम्स आगामी आने वाले हैं, बेहतरीन सेशन रहने वाला है आप लोग के लिए। जो जो सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्स में आप लोग के लिए बहुत ही कीमती समय ये बचत करेगा। ठीक है, तो चाहे आप जो चीज़ का तैयारी करें, ग्रुप डी हो आगे या कोई भी हो, सिलेक्शन वाले प्रश्न मेरे दोस्त बिल्कुल ही रिसर्च के साथ ये प्रश्न को सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी प्रश्न उठा के दे दिया गया है। ठीक है, सटीक तैयारी कीजिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन 100% होगा। रट्टा नहीं मारिए, मैथ है समझ के बनाइए। ठीक है, तो सेशन से आप लोग जुड़ जाइएगा। क्विकली अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे आप लोग जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं मैथ एक्सप्रेस पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 8 तक मेरे दोस्त, और आप लोग पार्ट 8 तक यदि सेशन अटेम्प्ट किए होंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी पता चल गया होगा कि कोई भी लेंथी प्रोसेस यहाँ से आपको सॉल्व किया नहीं जाता। ठीक है, तो वो प्रोसेस सिखाया जाता है मेरे दोस्त, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में कीमती समय बच सके। तो बिल्कुल सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ, बिना कुछ विलंब किए। सेशन लंबा नहीं करना मेरे दोस्त, क्योंकि पता है आप लोग के लिए समय बहुत ही कीमती है अभी। ठीक है, तो 1 से 63 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। औसत क्या होता है, हम जानते हैं औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो क्या 1 से 63 तक बोला गया है, 1 2 3 इसी प्रकार करते करते यदि आप 63 संख्याएं तो आइएगा, तो इसका औसत खोजा गया, तो क्या सबको जोड़ के जितने भी संख्याएं उससे भाग देना पॉसिबल है? जी नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो हमेशा याद रखिएगा कि कहीं तक आपको सभी n प्राकृत संख्याओं का योग दे दिया गया हो, तो स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट जोड़िए, यानी 64 बेटे 2 से भाग यानी 32। ये कैसे आता है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि कहीं भी कितने भी नंबर तक संख्याएं आपका दिया गया हो, यदि औसत पूछा जा रहा हो, यदि संख्याओं का अंतर सेम, तो हमेशा सेंटर में जो होते हैं वही, हमेशा जो बीच में होते हैं वही औसत होते हैं। ठीक है, यदि औसत समान, औसत यदि समान रहेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो नंबर से स्टार्टिंग किया है जहां तक अंत किया है, दोनों को जोड़कर 2 से भागोगे। ठीक है, यानी इसके सेंटर में 32 नंबर आएगा, जो कि इसका औसत होगा। इसी प्रकार पूछ दे कि 2 4 6 का औसत क्या होगा, तो क्या इसको जोड़ के 3 से भाग देने जाइएगा? जी नहीं, अंतर देखिएगा, सब में अंतर समान है, तो ये बीच वाला ही औसत होगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार 3 6 9 12 15 आपको पूछ दे कि इसमें से औसत कितना होगा मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलिएगा, क्या जोड़ के और जितने संख्याएं उससे भाग दीजिएगा क्या? जी नहीं, बेवकूफ़ी होगा। तो बीच में यदि अंतर सब में समान है ना 3 3 का, तो बीच में जो होगा यही औसत होगा। या तो दूसरी प्रकार से दोनों साइड संख्याएं को जोड़ सकते हैं, 15 3 18। ठीक है, और 2 से भाग दे सकते हैं 9, क्योंकि अंतर समान है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अंतर भी समान, यदि यहाँ तक पूछ दे कि 2 4 5 तक 50 सम संख्याओं का योग, 2 4 6 8, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। विषम संख्याओं को पूछे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? यदि इसी सवाल में आपसे पूछ दे मेरे दोस्त कि इन संख्याओं तक का योग क्या होगा, यानी 1 से 63 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग क्या हो जाता है कि आपने जो औसत निकाले, सबसे पहले इसका औसत निकालिए, कितनी संख्याएं हैं उससे आपको गुना करना होगा। तो यानी औसत 32 निकाले, संख्याएं कितनी है 63, यदि इसको गुना कीजिएगा तो टोटल संख्याओं का योग निकल चले आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्स में पूछा गया था औसत मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में औसत इसका योग भी पूछा जाए। ठीक है, तो इसका यहाँ तक इसका औसत जो होगा वो 32 के अनुपात में बराबर होगा, 32 के बराबर होगा, तो इज द राइट आंसर करेक्ट। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। तो इन बातों पे ध्यान रखना, किसी का भी अंतर समान हो तो बीच वाला याद होगा। जो जो बात बोले जा रहा है मेरे दोस्त, उसको बात पे गहन अध्ययन कीजिएगा, बहुत ही आपको काम आने वाला है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में रेखाएं ओ ए ओ और डी ई के समांतर है, यानी ये दोनों समांतर है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न को करने से पहले एक ज्यामिति का बेसिक सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके एग्जाम्स में कोई भी चीज के एग्जाम्स में ज्यामिति का प्रश्न आए, यदि 2 प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक प्रश्न आपसे छूट जाएगा। ठीक है, क्या है बेसिक रूल कि कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों समांतर ही है ना, हम मान लेते हैं ए बी ये दोनों समांतर है, और सी डी को मान लेते हैं कि ये तिर्यक रेखा जिसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके संगत कोण और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्या बोले कि इसका संगत कोण और एकांतर कोण, संगत कोण क्या होगा? संगत नाम से ही पता चल रहा है मेरे दोस्त, जिस तरह संगत होगा उसी तरह होगा। जैसे ये तिर्यक रेखा के बाएं और यहाँ पे है, यानी इसको हम ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, डी मान लिए, ई मान लिए, एफ मान लिए, जी मान लिए, एच मान लिए। तो इसका संगत कोण कौन होगा? जो संगत आसन भुजाओं में होगा, जैसे ये कोण और ये कोण, ये कोण देखिएगा दोनों कोण बिल्कुल समान जैसा लग रहा है ना, तो इसी को आप संगत कोण बोलिएगा। ठीक है, संगत कोण क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? संगत कोण कोण ए बराबर कोण, ये आपका संगत कोण हो गए। इसी प्रकार हम देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, बी और एफ, ये भी संगत कोण हो गए, बी अपॉन एफ। हो सकता है सेशन लंबा हो जाए मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग के डाउट क्लियर होनी चाहिए, है ना। सी और जी, कोण सी और कोण जी, ये संगत कोण हो गए। इसी प्रकार डी और जी, कोण डी बराबर कोण एच, सॉरी माफ कीजिएगा, ये संगत कोण हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? ये संगत कोण हो गए, और ये हमेशा बराबर पे होते हैं। माफ कीजिएगा, ये हमेशा आपके बराबर पर होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं एकांतर कोण की ओर। एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, एक आंतरिक कोण होते हैं, एक बाहरी कोण होते हैं।
समझ में आ गया। आंतरिक कोण वो होते हैं जो दोनों समांतर रेखाओं के जो अंदर कोण बनाते हैं उसे आंतरिक कोण बोले जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एकांतरिक कोण की ओर। एकांतरिक कोण कौन हो गया, कोण सी और कोण बी, जो एकांत में है, जो एकांत दोनों साइड की तिर्यक रेखा के दोनों जो है, यानी कोण सी बराबर कोण एफ, यही एकांतर कोण हो गया ना। और एकांतर कोण हो गए डी और ई, कोण डी बराबर कोण ई, ये आपका एकांतर कोण हो गया। समझ में बात आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं देख लेते हैं बाहरी एकांतर कोण कौन से हो गए। बाहरी यानी कि ये कोण ए और कोण एच, ये बाहरी है ना, देख रहे हैं ना, दोनों तिर्यक रेखा, दोनों समांतर रेखाओं के बाहर है ना, बाहर है ना, तो कोण ए बराबर कोण एच। इसी प्रकार देख लेंगे बाहरी कोण बी, कोण जी, कोण बी बराबर कोण जी। ये हो गए एकांतर बाहरी कोण। यहाँ तक समझ। हम पूछने के लिए मेरे दोस्त हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी दो समांतर रेखाओं को कभी भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण जो होंगे संगत के अनुसार होंगे, नाम से ही पता चल रहा है संगत कोण के अनुसार होंगे, तो यानी कोण ई, यानी कि ये कोण जो होंगे, ये कोण जो होंगे ये कोण के बराबर होंगे, ये कोण जो होंगे ये कोण के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है। अब बात चलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर, यदि ये कोण जो है इसी कोण ये कोण बराबर होंगे, ये कोण जो है ये कोण के बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, तो ये प्रश्न में आप बिल्कुल आंसर देने के लिए योग्य है, ठीक है। तो कभी भी मान के चलिए इस तरह प्रश्न आया मेरे दोस्त, यदि ये रेखा को हम पारदर्शी यहाँ पे कर दें, ये रेखा को एक हम मान लेते हैं, ये रेखा की गई हुई है, आगे रेखा ये भी गई है, तो क्या यहाँ से कुछ पता चल रहा है आपको? जी हाँ, पता चल रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, पता चल रहा है। ऐसे पता नहीं चल रहा था डायग्राम में, लेकिन यहाँ से एक रेखा यदि आप यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ से बेखूबी पता चल जाता है। आपको ये बात समझ में आया। तो यानी कि इसका जो ये भुजा होगी, ये कोण दिया गया है 80 डिग्री, ये कोण 135 डिग्री दिया गया, आपसे खोजा गया है ये अंदर वाला कोण क्या होगा। तो हम आपको बताए अभी, कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब ये तिर्यक रेखा के जिस तरह ये कोण होंगे इसी तरह ये है। अभी तुरंत बताया ना मेरे दोस्त, अभी तुरंत बताया ना कि जो ये कोण होगा उसी प्रकार ये कोण होगा, यही एकांतर कोण है ना, डी और जी, डी और जी एकांतर कोण होंगे, सॉरी डी और ई सही था, डी और ई एकांतर कोण होंगे ना, तो उसी प्रकार ये दोनों एकांतर, यानी ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होंगे। बात समझ में आ चुका है। यदि ये कोण 180 डिग्री है, हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे निर्मित कोण 180 डिग्री होता है, यानी कि ये जो सीधी रेखा गया इसका भी तो कोण 180 डिग्री होगा मेरे दोस्त, ये अंदर वाला 180 डिग्री, ये 80 डिग्री है तो ये हम बोल सकते हैं 100 डिग्री होगा। ये जब 100 डिग्री हुआ तो कोण बी तो मान निकल जाएगा ना, 135 डिग्री दिया गया है तो ये 45 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें कि दो कोण आप लोग को दिया गया है, कितना, 100 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 145 डिग्री ऑलरेडी है ही, तो 180 डिग्री लाने के लिए 35 डिग्री इसमें आपको एक्स का मान रखना होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो बेसिक बताया मेरे दोस्त, इसको आप महत्वपूर्ण तरीका से याद रखिएगा। संगत कोण कौन, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं ज़्यादा आप कुछ इसमें मत कीजिएगा, सिर्फ संगत कोण कौन होते हैं, एकांतर कोण, और वो भी आंतरिक बाह्य कोण कौन है, ये याद रखना, इससे 1 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चले आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। 24 सेंटीमीटर ब्याज वाले तांबे की एक गोले को पिघलाकर 4 mm ब्याज वाले तार बनाया जाता है, तार की लंबाई मीटर में क्या होगी आपको बताना है। प्रश्न समझिए, प्रश्न समझ के बनाइए, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है मेरे दोस्त, एक आपके पास गोला है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है ना, यानी 24 सेंटीमीटर ब्याज है मेरे दोस्त। हम जानते हैं त्रिज्या का दुगुनी व्यास होता है, तो त्रिज्या यहाँ से 12 निकल गया, ठीक है। इसको क्या किया ना, इसको पिघला दिया, पिघला के जो द्रव बनेगा, यानी पिघला के तो द्रव कुछ तो बनेगा ना, इसको यदि पिघला देंगे हम सोनार के यहाँ जाके तो एक द्रव तो बनेगा ना। अब उसको क्या, अब उसको दूसरे रूप में ढाल दिया, यानी उसको दूसरा शेप दे दिया। किसका शेप दे दिया, एक तार का शेप दे दिया। इस तरह तार बनाया गया, इससे इसी से ये तार बनाया गया। और तार का जो त्रिज्या दिया गया था वो दिया गया था 2 mm, यानी 4 mm ब्याज है तो 2 mm त्रिज्या होगा, और इसका त्रिज्या दिया गया था 12 mm। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इसका आयतन बराबर होंगे क्या? 100% होंगे मेरे दोस्त। मान के चलिए ये गोले को पिघला के आप पिघला दिए, वो एक द्रव के रूप में आ गया ना, फिर उसको आप ढाल दिए एक तार के रूप में, यानी कि जो पिघला के बचा था तो उसी को तो टोटल आप बना रहे, यानी इसका आयतन जो होगा उसका आयतन बराबर होगा ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बड़ा वाले गोले का आयतन क्या था। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या था, 12 सेंटीमीटर हम निकाले थे, यानी 12 का क्यू या 3 को 12 गुना आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसका आयतन बराबर इसका आयतन बराबर होगा क्या? जी हाँ, यानी इसी से इसको बनाया गया, यानी कि जो इसमें मटेरियल जो इसमें टोटल था, ये मटेरियल टोटल इसमें चले जाएगा, यानी इसके आयतन बराबर हो जाएगा। ये तार के रूप में हमेशा मेरे दोस्त बेलन के रूप में होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से जब तार को देखिएगा ना तो गोल गोल से होते हैं ना। तो पाई आर स्क्वायर हो गया आपका तार का आयतन, यानी पाई
आर कितने हैं 2 mm, सेंटीमीटर में ये लिए गए हैं तो हमको सेंटीमीटर में दोनों याद रखिएगा, सेंटीमीटर में लिए गए हैं तो सेंटीमीटर में ही लेना है, मीटर में लिए हैं तो मीटर में ही लेना। तो 12 हम सेंटीमीटर में लिखे हैं, हालांकि मीटर में खोजा गया तो लास्ट में हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम सेंटीमीटर को लेते हैं, तो मीटर mm को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 2 बटे 10 करना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच। एच यही तो लंबाई है, यही तो लंबाई खोज रहा है कि कितना मीटर है, यही तो लंबाई खोज रहा है आपसे। बस आयतन को बराबर कर दिए, त्रिज्या दिया गया था, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको घटाना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 गए, एच बराबर कितने आ गए 3 चौके 12, तो एच बराबर जो हो जाएंगे मेरे दोस्त बराबर 44 से 6 7 576 हो गए, 00 इधर आ जाएंगे, यानी 57,600 किस में आ जाएंगे, ये सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो आपसे क्या मीटर में खोजा गया क्या, जी हाँ मीटर में खोजा गया है, तो 100 से भाग दीजिएगा सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 576 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार ये नहीं है कि सिर्फ ठोस और ये आपका तार में ही लागू होता है, ये आपका हर एक चीज में लागू होता है, चाहे वो घन दिया गया हो, चाहे वो बेलन दिया गया हो, चाहे वो शंकु दिया गया हो, किसी को यदि आप पिघला के किसी और में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का आयतन हमेशा आपको बराबर रखना है। समझ में आ गया, चलें आगे, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, तो इसके आय का कितना प्रतिशत इसकी बचत है। तो सबसे पहले हमको बचत का परसेंटेज निकालना है, तो हमको बचत चाहिए, बचत चाहिए। आपका इनकम 8 रुपया, यानी आप कमाई 8 रुपया कर रहे थे और खर्चा आप 5 रुपया कर रहे थे, तो बताइए बचत क्या हो गई, यानी ये दोनों माइनस कीजिएगा, बचत 3 रुपया हो गए। आप जो बचत किए किस पे किया, अपने आय भी तो किए, जितना कमाए उसी पे तो बचत किए, तो टोटल कितना कमाए 8 पे गुना 100, यहाँ से आपका बचत का परसेंटेज निकलेगा। बचत का परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको नीचे आय से भाग देना होता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 से 25 हो गए, 25 या 75 बटे 2, यानी कि 37.5% राइट आंसर होता है। तो 37.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना परसेंट इसका आय का बचत है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी प्रश्न थे। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में। प्रश्न में क्या बोले गए हैं सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। ए और बी एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, वही ए सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, कितने दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे, ये आपको बताना। देखिए ए बी साथ मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, बी सी साथ मिलकर 15 दिन में कर रहे थे, और ए सी साथ मिलकर 36 दिन में कर रहे थे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि कितने दिनों में तीनों, यानी कि ए बी सी साथ में नहीं पूछा जा रहा है, यानी ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना। तो आप काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपके पास एक टोटल वर्क होना चाहिए ना, जिसको आप कर रहे होंगे, यानी मान के चलिए ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन और सी बी 36 दिन कर, ए सी 36 दिन कर, आपके पास एक टोटल वर्क होना चाहिए ना। टोटल वर्क क्या हो जाता है, यानी इसका एलसीएम, वो संख्याएं होती है जो तीनों से विभाजित हो, तीनों द्वारा किया जा सके, वो संख्याएं होती है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबसे बड़े वाले देखिए, बड़े वाले क्या सबसे भाग लग रहे हैं जी नहीं, इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5 गुना लग रहे हैं, यानी 180 कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम आपके पास 180 का ही चले आया ना। तो ए बी, ये तो ए बी ही तो है ना मेरे दोस्त, तो ए बी टोटल 12 दिन में खत्म कर रहे थे, टोटल काम आपके पास 180 इकाई है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ एक दिन में ए बी कितना इकाई काम करेंगे, तो आप बोल दीजिएगा 15 इकाई। इसी प्रकार बी सी एक दिन में कितना इकाई काम करेंगे, तो 12 इकाई। इसी प्रकार ए सी कितना दिन में एक दिन में काम करेंगे, तो 5 इकाई। तो क्या ये ए बी सी द्वारा काम किया हुआ अलग अलग है, जी नहीं, ए 2 बार इन्वॉल्व है, बी भी 2 बार इन्वॉल्व है, सी डी 2 बार इन्वॉल्व है। समझ नहीं समझे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ए बी हो गए इसमें, प्लस बी सी हो गए और प्लस सी, देखिए 2 बार इन्वॉल्व है ना। तो टोटल ये सब मिलकर एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो 15 12 27 5 32 इकाई काम करेंगे एक दिन में मिलकर, जिसमें कि ए 2 बार है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसमें ए 2 बार है ना, 2 बार है, सी 2 बार है, यानी 2 हम यदि कॉमन ले लेते हैं मेरे दोस्त, तो ए बी सी यहाँ से निकल जाएगा, एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, तो यानी ए बी सी एक दिन का जो काम इकाई कर रहे थे 16 इकाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये पूछना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा लेंदी नहीं जा रहा मेरे तो, समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी ए बी सी एक दिन में 16 इकाई काम करते हैं, तो आपके पास टोटल कितना इकाई है, 180 इकाई है, एक दिन में 16 इकाई, तो यहाँ से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 4 4 4 4 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 11.25 डे में कंप्लीट काम को खत्म करके निकल जाएगा। 11.25 डे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना है प्रश्न को, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे दोस्त। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न लाना तो नहीं था मेरे दोस्त, ये प्रश्न आप लोग सब कर सकते थे, हम मान सकते हैं। तो ये प्रश्न लाने का भी एक क्लू है मेरे दोस्त, कि यदि आप इस प्रश्न को डायरेक्ट देख के यदि 110 गुना 110 बेटे 100 गुना 10 बेटे 100 कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस तरह करके कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है ना, फिर दिक्कत। इसमें पेन आपको उठाना नहीं था। इसमें क्या बोला जा रहा था कि 110 का 110% का 10%,
यानी कुछ भी होगा तो ये संख्याएं सब गुना होगा, भले परसेंटेज में कितने अंक के 5% लगे ये न लगे डोंट मैटर करता है, यानी कि जो भी उत्तर आएगा 11 से, यानी इसी के दरमियान में चाहे वो 1,21,000 आ जाए या 12.1 आ जाए या 1.1 आ जाए, लेकिन आएगी संख्या बस इतने तक में ही आएगी ना। इसमें से एक ही संख्या इतने तक में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3। तो ये सब इसी सब से समय आपको बचाया जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा प्रश्न से भी आप कैलकुलेट करना लगे मेरे दोस्त, तो थोड़ा थोड़ा समय बचा के ही लास्ट में आपका पूर्ण रूप से समय बच पाएगा, ठीक है। तो इसमें आप बेसिक से भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 110 गया था, 110 रुपये 100, सिर्फ आपको मैंने ये समझाने के लिए, बार बार आपको क्यों समझाते हैं मेरे दोस्त, आपको लगता है बार बार हम आपको समझाते हैं, समझाने का एक ही रीजन है ना, कि आप लोग के पास मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैथ्स में बचत नहीं हो पाता, बचत कैसे हो पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समय आप लोग नहीं बचाइएगा तो बचत नहीं हो पाएंगे, है ना। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्याएं 9 है, तो बहुभुज में आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या होगा। विकर्ण का संख्या दिया गया था, यदि मेरे पास बहुभुज में भुजा की संख्याएं मालूम रहता तो हम निकाल लेते। तो यानी विकर्ण की संख्या दिया गया है, इसका मतलब भुजा की संख्याएं हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले विकर्ण आप कैसे निकालते हैं, विकर्ण n इंटू एन माइनस 3 बेटे 2 आप विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण की संख्या दिया गया है 9, तो यानी n का मान यहाँ से निकल जाएगा ना, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, क्या निकलेगा n इंटू एन माइनस 3 बराबर 18। तो n का मान क्या रखने पे ये 18 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जैसे 2 रखिएगा नहीं होगा, 3 4 5 रखिएगा, तो 5 5 दूनी 10 नहीं होगा, यानी n बराबर 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त की भुजाएं की संख्याएं 6 है, यानी उस समबाहुभुज में भुजाएं की संख्या 6 है, जैसे ये हो गए ना 3 2 1 3 4 5 ये 6 बन नहीं पाया मेरे दोस्त, एक सेकंड, इसको कर दिए इसको कर दिए, सॉरी इसको कर दिया इसको कर दिया, तो देखिए भुजाओं की संख्या 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं की संख्या 6, कोई क्लियर नहीं। तो हम जानते हैं यानी n बराबर 6 है, n बराबर 6 है ना। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, आंतरिक कोण और बाहरी कोण का क्या होगा। आंतरिक कोण आप किसे बोलिएगा, आंतरिक कोण जैसे मान के चलिए ये रेखा यहाँ से गया, तो ये यहाँ से कोण पे मुड़ गया ना, ये भी कोण से मुड़ गया ना, ये भी कोण से मुड़ गया, यानी ये यहाँ से गया ये यहाँ से मुड़ गया, यदि ये नहीं मुड़ता तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में जाता, तो इस रूप में जाता तो ये इस रूप में, तो ये दोनों कोण कितना हो जाते हैं 180 डिग्री हो जाते हैं, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 180 डिग्री हो जाते हैं। तो ये जो बाहरी वाले कोण है इसको आप बाहरी कोण बोलते हैं, और ये जो अंदर वाले कोण जो बन रहे हैं अंदर वाले इसको आप आंतरिक कोण बोलते हैं, इतना बात समझ लीजिए। तो आपसे बाहरी कोण और आंतरिक कोणों का योग अंतर पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाहरी कोणों का योग, समबाहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री। अब प्रत्येक कोण आपसे पूछ दे, प्रत्येक बाहरी कोण पूछ दे तो जितनी भुजाएं उससे आप भाग दे दीजिए, यानी 6 से भाग, 6 ही भुजाएं है ना, 6 से भाग दीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसका बाहरी कोण जो हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी ये वाला जो कोण हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी ये वाले जो कोण हो जाएंगे ये 60 डिग्री हो जाएंगे। अरे साफ तो निकाला यहाँ, क्योंकि यहाँ समबाहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, भुजा 6 वो है, भुजा से भाग दीजिएगा तो एक बाहरी कोण का मान निकलेगा, एक बाहरी कोण का मान कितना निकला 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा में कोण निर्मित 180 डिग्री होते हैं, तो यानी कि ये भी तो सरल रेखा है ना मेरे दोस्त, ये भी सरल रेखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होनी चाहिए, ये 160 है यानी 120 रखना पड़ेगा। तो आपसे आंतरिक और बाहरी का अंतर ही तो पूछा जा रहा है ना यहाँ से, तो 120 में -60 कर दीजिए, आ गया ना आंसर यार, 60 डिग्री राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सोचने वाली कुछ नहीं बात है, सिंपल आपको सिर्फ भुजा निकालना था मेरे दोस्त, यदि आप भुजा निकाल देते तो आपको इस सवाल में कोई परेशानी नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ भुजा निकालना था और भुजा निकाल के आपको करना था। यदि इस जगह हमको भुजा दिया रहता तो हम इतना भी इसको आयतन हम नहीं निकालना, ये विकर्ण नहीं निकालना जानते, डायरेक्ट हम 360 से भाग देते, बाहरी कोण को निकाल लेते, फिर अंदर कोण में जाकर माइनस कर देते, समझ गए। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, इस तरह से नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है आपको पहली बार समझ ना लगे, ठीक है। तो आप बराबर कंटिन्यू क्लास कीजिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपके में समझ में आ जाएगा। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ, ये भी ज्यामिति के प्रश्न है, ज्यामिति के प्रश्न लेके आए हैं इधर मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा रहा था, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में यू समांतर भी हैं, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, सही बात है, समांतर रेखाएं एक दोनों के समान में होनी चाहिए, ठीक है। T1 T2 को समांतर भी है, यानी T1 T2 सही बात है, दोनों प्रतिच्छेद करा, ये दोनों तो समांतर होंगे ना T1 T2, ठीक है। कोण ए 92 डिग्री है, तो कोण डी का मान क्या होगा बताना, यानी कोण ए 92 डिग्री, ये 92 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा से निर्मित कोण 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री में 92 डिग्री ऑलरेडी चले गए, तो कितना बचे, ये कोण कितना बचेगा, यानी 180 में मेरे दोस्त 92 माइनस चले जाएगा, तो आप ये बता सकते हैं ना कितना डिग्री, सॉरी कितना डिग्री कोण बनेगा, बता सकते हैं ना आप कितना डिग्री कोण बनेगा मेरे दोस्त, यानी 88 डिग्री, यानी आप बोल सकते हैं ये कोण आपका 88 डिग्री हो जाएगा। यानी कि देखिए नहीं समझे, ये कोण 180 डिग्री था, ये 92 दिया गया था, तो 180 में यदि हम 92 माइनस कर दिए तो ये 88 डिग्री हो गया। और हम आपको पहले भी 2-3 नंबर प्रश्न में बताए हैं कि कोई भी
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि ये कोण जो होंगे, ये कोण जो होंगे और ये कोण होंगे, ये कोण कोण होंगे, अरे एकांतर बाहरी कोण ही तो है। ये एकांतर आपको क्या बोले थे, एकांतर नहीं समझे आप। एकांतर बाहरी कोण आपको समझाए थे ना मेरे दोस्त, एकांतर बाहरी कोण आपको समझाए थे ना। एकांतर बाहरी कोण कौन होते हैं, कोण ए और कोण एच, यानी कोण ए और कोण एच, यही दोनों का तो बात हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना ये दोनों का बात, ठीक है, वही दोनों का बात हो रहा है। तो यही एकांतर बाह्य कोण, तो ये भी दोनों हुए, यानी ये 88 होंगे तो ये भी 88 होंगे। तो आपसे डी का पूछा जा रहा था, डी का 88 होगा। सिंपल है यार। सिर्फ देखिए ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न और जो प्रश्न आपको करवाए गए थे मेरे दोस्त, यानी कि ये प्रश्न, एक सेकंड, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों जो प्रश्न हैं आपके एक ही एग्जाम्स में पूछे गए। ये दोनों प्रश्न एक ही एग्जाम्स में पूछे गए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम्स का ये प्रश्न है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। यानी कि जिसको सिर्फ ये बेसिक पता है कि कौन संगत कौन कौन तिर्यक कौन है, ये आराम से 2 नंबर वहां से आपको इजी उठा सकता है। जिसको पता है कि पता भी नहीं है तो 2 नंबर तो चलेगा बिल्कुल इजी प्रश्न में। इसीलिए कभी भी पेपर हो मेरे दोस्त, पेपर को आप क्वेश्चन यदि एग्जाम सॉल्व में है, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर पर, चाहे वो बने वो आपसे ना बने, ठीक है, आपका फर्ज है पढ़ना, आप पढ़ के निकलिएगा। एक व्यक्ति 8,000 का सामान खरीदता है, उसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच देता है, उसे शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल पर 20% का लाभ। यानी कि 8,000 रुपया में सामान खरीदा मान लिया, उसमें से आधे को मतलब 4,000, अरे आधे को मतलब 4,000 ना मेरे दोस्त, आधे को मतलब 4,000 ना, 4,000 को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है मेरे दोस्त इसको 400 रुपया लाभ पर बेचना। 4,000 को यदि आप 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो 400 ही तो प्रॉफिट होगा उसमें से, जी होगा। तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, चाहे कुल पर उसे 20% का लाभ हो, कुल पर, यानी कुल कितना है आपके पास, धन कितना था पहले 8,000, 8,000 का 20%, 20% का वैल्यू 1/5, यानी कि 1,600 रुपये का फायदा हो। टोटल 1,600 रुपया का फायदा हो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, टोटल 8,000 में 1,600 रुपया को हमको फायदा होनी चाहिए। हम आधा सामान 4,000 रुपया में बेचे, इसमें मेरा फायदा 400 रुपया ही निकला, और टोटल हमको कितना फायदा कमाना होगा, 1,200 रुपया कमाना होगा, तभी तो 1,600 रुपया के बराबर होगा। आपके पास कितना सामान एक्स्ट्रा और बचा है, 4,000 बचा है। तो बताइए इसका परसेंटेज क्या है, लाभ, लाभ कितना हो सके, कुल पर क्या बेचा, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, 1,200 तो लाभ पर बेचना होगा ना मेरे दोस्त। रुपया पूछता तो 1,200 हो जाता, कितने प्रतिशत लाभ पर, प्रतिशत पूछेगा कितना लाभ पर बेचे, कितने रुपया लाभ हुआ, किस पे बेचने पे हुआ, 4,000 वस्तु पे बेचने हुआ, 100 पे, यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा, 4 या 12, 30%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समझ गए, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। यदि 7 अंक की संख्याएं इतना इतना 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, ये आपके 7 अंक की संख्याएं हैं। हमको एक चीज पता है कि 4 से वही संख्याएं विभाज्य होगा जो इकाई 2 डिजिट विभाज्य होता हो। 4 अंक, 4 नंबर से वही संख्याएं विभाज्य होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट विभाजित होता हो या लास्ट 2 डिजिट 0 आता हो, वही संख्याएं 4 से विभाज्य होगा। और दूसरी संख्याएं 4 से विभाज्य नहीं होगा, जैसे मान के चलिए 45, 46, 67, या मान लीजिए 70 दे दिया, तो क्या ये 4 से विभाज्य है, जी नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है नहीं है। तो हम समझ जाएंगे विभाजकता का नियम सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, ऑलरेडी हम करवा दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा। तो विभाजकता का नियम नहीं पढ़े, 1 से 11 तक जरूरी है कि आप लोग उसको पढ़ें, ठीक है। तो 4 से भाग देने पर इकाई 2 डिजिट को कटना चाहिए। तो यदि हम 2 रखे 1 के जगह पे तो 20 यानी कट जाएगा, ये हो सकता है। 3 रख दिया 30, ये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 5 रख दिया 50, 4 से नहीं कटेंगे, ये भी नहीं होगा। 0 रख दिया, हाँ डबल 0 हो सकता है, यानी ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ कि आप प्रश्न में यदि देखें कि ए का न्यूनतम मान खोजा जा रहा था, तो न्यूनतम मान 0 या 2, और ये दोनों में न्यूनतम कौन है, 0 ही तो है ना मेरे दोस्त, तो 0 ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार दे सकते थे आप प्रश्न। अब आप एग्जाम्स में 4 से भाग देने बैठिएगा मेरे भाई, 46, 8 भाग देने बैठिएगा, दिक्कत होगा ना, आपको दिक्कत होगा ना, इतना आप भाग दीजिए, कटाइए, फिर कौन होगा नहीं होगा ऑप्शन से। तो सबसे अच्छा विभाजकता का नियम याद क्यों ही ना करना 1 से 11 तक, समझ में आ रहा है। तो कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 2 पाइप एम और एन एक टैंकी को 10 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद एम को बंद कर दिया जाता है। टैंकी को भरने में कुछ कितना समय लगेगा, ये आपको बताना बहुत ही सिंपल है। एम कितने घंटे में भर रहे थे, 10 मिनट में भर रहे थे। एन कितने मिनट में भर रहे थे, 15 मिनट में भर रहे थे। तो टोटल आपके पास एक टैंकी की क्षमता होना चाहिए जिसको टैंकी को भर रहे हैं आप। ऐसा बात थोड़ी है कि ऊपर टैंकी है ये नहीं है, आप भरते जा रहे हैं, तब तो जिंदगी भर चलाते रहिएगा, नहीं भरेगा वो।
तो यानी कि टोटल आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए। क्षमता क्या होगा, यानी ये दोनों का एलसीएम होगा। तो ये दोनों बड़ी संख्याएं कौन होगा, 15। क्या 15 एलसीएम हो सकता है, क्या 15 दोनों से विभाज्य, जी नहीं। 15 दूनी 30, हाँ 30 हो सकता है, 30 दोनों से। हम मान लिए कि 30 लीटर टैंकी का क्षमता था, मान लिए, मैथ से मानना मेरा काम है, हम 30 लीटर मान लिए टैंकी की क्षमता है। तो यदि ये 30 लीटर टैंकी को ये 10 मिनट में भर सकता है, तो बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितने इकाई भरेंगे। एम 1 मिनट में कितने इकाई भरेंगे, तो बोल दीजिएगा 3 इकाई, 3 लीटर भरेंगे, 3 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। इसी प्रकार एन 1 मिनट में कितना लीटर भरेंगे, तो आप बोल दीजिएगा 2 लीटर भरेंगे। अरे मेरे दोस्त, एम 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, तभी तो 30 लीटर भरने में 10 दिन का समय लगेगा। यदि एन 2 लीटर 1 मिनट में भरेगा, तभी तो 30 लीटर भरने में 15 मिनट का समय लगेगा। बात समझ में आया आप लोग को। ठीक है, समझिएगा नहीं, सिर्फ बनाइएगा कि हाँ ऐसा ऐसा किया जाता है, फिर बाद में कुछ चेंजिंग हो गया, फिर आप लोग फंस जाइएगा उसमें। लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद किसको, पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि 5 मिनट बाद यदि पाइप एम को बंद कर रहा है, जबकि खोला गया था एक साथ, 5 मिनट बाद एम को बंद करा, यानी 5 मिनट तो दोनों पाइप चले होंगे। यानी एम और एन मेरे दोस्त 5 मिनट तक तो चले होंगे। 1 मिनट में ये कितने दोनों मिलकर भर सकते थे, 5 लीटर। तो 5 मिनट में कितने लीटर भरे होंगे, 25 लीटर। अरे 25 लीटर भर दिए होंगे ना मेरे दोस्त ऊपर टैंकी पे। टोटल 30 लीटर आपके पास टैंकी का क्षमता था, 25 लीटर आप 19-20 करते भरवा दिए। कितना लीटर आपके पास बचा, 5 लीटर बचा। अरे 5 लीटर ही तो टैंकी खाली है अभी, तो टैंकी को भरने के लिए कुल कितना समय की आवश्यकता होगा। तो एम को बंद कर दिया, एम तो आप कहानी से गया आपका, ये तो गया, तो शेष क्या बचा, 2 लीटर पर मिनट की तरह से आपको भरना होगा एन द्वारा। तो यानी 2 कीजिएगा तो यहाँ से 2.5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 2.5 मिनट का। तो ऑप्शन में क्या है, जी नहीं है, लेकिन कुल समय पूछा गया, कुल समय, यानी कि 5 मिनट तो इधर चला था और 2 मिनट इधर चला था, यानी 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट्स। 7.5 मिनट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो हमेशा मैथ्स को मेरे दोस्त आपको रिलेट करके बनाना है, समझ के बनाना है, रट्टा पे नहीं जाना। मैथ में यदि आप रट्टा पे गए तो एग्जामिनर आपको रटवा देंगे। समझ में आ गया। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में बोला गया कि कॉट ए 3/4 है, तो ए एक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से नीचे है, तो साइन ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना। बहुत ही सिंपल था ये। तो कॉट क्या होता है मेरे दोस्त, आपको बताया है कि देखिए, कभी भी पता ना हो ना साइन कॉस टेन के बारे में क्या होता है, तो लाल बेटे का आप लोग याद रखा कीजिए। साइन थीटा पूछ दे तो लंब बेटे कर्ण होता है, कॉस थीटा पूछ दे तो आधार बेटे कर्ण, और टेन थीटा पूछ दे तो लंब बेटे आधार। यदि इसका उल्टा पूछ दे तो आधार बेटे लंब, तो इसका उल्टा ही तो है, तो आधार कितने हैं, 3 है, लंब कितने हैं, 4 हैं। तो क्या कर्ण हम निकाल सकते हैं, जी हाँ, ट्रिपलेट द्वारा भी याद रख सकते हैं 5 इसको, या कर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो निकालिएगा आप वो क्या होते हैं, कर्ण निकालने का फॉर्मूला मेरे दोस्त होते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो ये कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है, पाइथागोरस नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से कर्ण निकल गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा पूछा जा रहा है। साइन थीटा क्या होता है, साइन ये क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, 4, कर्ण क्या है, 5, यानी 4/5 राइट आंसर। तो ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको ऐसा मिलेंगे, 1-2-4 प्रश्न ऐसा आपको मिलेंगे। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। आपको सरल करना है ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार है ना, यदि आप इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बेटे ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे जो दिया गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, ए प्लस बी। तो हमेशा ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे, तो 0.45 में आपको 0.2 जोड़ना है, यानी 0.65। तो 65 बेटे 100 इज राइट आंसर होगा। 65/100 नहीं होगा तो 13/5 से 13, 5 दूनी 10, 13/20 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हड़बड़ी में आप जाके इसको ये उत्तर नहीं दे दीजिएगा, ये उत्तर नहीं होगा इसका, ये मिनिमम रूप में जा रहा है, ये सरल रूप में तोड़ रहा है इसको। समझ गए। तो ज्यामिति ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस टाइप का फॉर्मूले होते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये थोड़ा मोड़ा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं मेरे दोस्त। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए, तो परिणामी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको बताना। एक 10 सेंटीमीटर घन थे, छोटा सा घन थे मेरे दोस्त। इसकी जो है ना 10 सेंटीमीटर भुजा थी, यानी घन का जो एक भुजा होगा वही तो सभी भुजा होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर भुजा थी। इनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, यानी कि एक घन यहाँ आ गए, फिर एक घन को यहाँ दे दिए, फिर एक घन को यहाँ दे दिए, एक घन को यहाँ दे दिए, एक घन को यहाँ दे दिए, किया जाए तो परिणामी ठोस का पृष्ठ घन सेंटीमीटर क्या होगा।
6 घनों को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा 6 घनों को, तो यानी एक जुटेगा, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6। तो टोटल यदि 6 घन को इस प्रकार यदि जोड़ के कीजिएगा मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार आएगा, ये आएगा ना, कहीं ना कहीं इस प्रकार इसका चित्रण बनेगा। तो इस प्रकार चित्रण में लंबाई क्या हो जाएगा, यानी 10-10 सेंटीमीटर जो है, जितना भी है 6 भुजा इतना जुटेगा, यानी 60 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। क्या वृत्त में कोई परिवर्तन है चौड़ाई में? जी नहीं, चौड़ाई में 6-6 को जोड़ें चौड़ाई भी 10 होगा, और हाइट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाइट भी 10 होगा इसका। ठीक है, सिर्फ लंबाई में चेंज आए, क्योंकि वो 6 सतत जोड़ते जोड़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे दोस्त घनाभ के रूप में आ गया, घन से घनाभ के रूप में आ गया ना, कि चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, और आप इसका लंबाई अलग है, कहीं ना कहीं ये घनाभ आ गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना ऊंचाई, ये जानते हैं ना मेरे दोस्त। अरे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं ना आप, यही होंगे ना। तो 2 इंटू एल बी कितना था, तो एल बी 6 से था, बी एच कितना था, बी एच 100 था, एल एच कितना था, एल एच 600 था। तो क्या हो जाएंगे, 6 से 12 एक 13, 13 दूनी 2600 हो जाएगा, 2600 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार बनाना है, समझ उमझ के बनाना है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है कि रट्टा मार के मैथ्स को बनाना। बार बार हम समझा रहे हैं, हर एक सेशन में आपको बता रहे हैं, मैथ्स को इस प्रकार नहीं बनाया जाता है जिस प्रकार आप लोग बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस एक ही दिशा में, याद रखिएगा एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में 114 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और उन्हें लंबाई समान है, दोनों की लंबाई समान है। तो राजधानी एक्सप्रेस 114 सेकंड में गरीब रथ को पूरी तरह पार कर जाती है, तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई क्या होगी आपको बताना। तो आपको पहले भी बताए थे, जब भी ट्रेन समान डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, हमेशा दोनों की लंबाई जुटता है, यानी कुल जो दूरी तय करेगा वो उसका कुल लंबाई होगा। कभी भी दो ट्रेन क्रॉस करता है मेरे दोस्त, या दो ट्रेन समान दिशा में पीछा कर रहा होता है, तो उनके द्वारा चली गई दूरी जो होता है दोनों ट्रेन की लंबाई होता है। इतना बात समझ गए आप? ठीक है, यानी टोटल जो दूरी होगा दोनों ट्रेन की लंबाई होगा, होगा ना। तो चाल मेरे पास दिया गया था, और सेम डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में यदि जाते हैं, तो चाल घट जाता है आपका। 144 में 60 माइनस हो गए तो कितना बच गए, 84। 84 बचे ना, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 सेकंड में पार कर रहे हैं, टाइम भी दिया गया है, तो आपसे लंबाई दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी क्या होता है, चाल गुना समय, चाल क्या है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है, यानी 144 सेकंड में। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि यहाँ तक कुल दूरी मेरा निकल के चले आएगा, यहाँ तक कुल दूरी निकल के चले आएगा। कुल दूरी क्या बताया था आपको, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की बीच की लंबाई का योग, वही कुल दूरी होगा आपका। तो यहाँ से करते हैं मेरे दोस्त, इसको कितने बार में जा रहा है, 8 बार में जा रहा है ना। क्या हो जाएंगे ये, 84 गुना 8 पंचे 40, तो ये आपका कुल लंबाई निकल गया। तो जिसमें इसमें आपका ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का कुल लंबाई है, लेकिन दोनों लंबाई बराबर हैं, यानी दोनों लंबाई का योग मिलकर इतना कुल दूरी होगा, यानी इसको 2 से भाग दीजिएगा तो एक ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा, तो 2 से कीजिएगा 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1680 मीटर जो होगा मेरे। तो ये गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड देख लेते हैं मेरे बात, देख लेते हैं। यानी 100, सॉरी माफ कीजिएगा, 114 था मेरे दोस्त, 114 था यार, 114 मीटर था ये। तो 114 में 60 चले जाएंगे, क्या बचेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बचेंगे ना ये, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करना होगा, 144 सेकंड में क्रॉस कर रहा होगा, तो ये कितने बार में जाएंगे, 8 बार में जाएंगे। तो यानी 54 गुना 40 होंगे कुल लंबाई। कुल लंबाई में यदि 2 से भाग दिए ट्रेन 1 की लंबाई निकल जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 1080 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा। कौन, दोनों ट्रेन की लंबाई होगा क्या, जी नहीं, एक ट्रेन की लंबाई होगा। दोनों ट्रेन की लंबाई पूछता तो क्या होता, 2160। ठीक है, समझ गए। तो बिल्कुल इसी ध्यानपूर्वक आपको निकालना। और एक बात हमेशा ट्रेन और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में या ट्रेन एंड डिस्टेंस में एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कौन ट्रेन सेकंडों में पार कर रही है, उसकी चाल का मात्रा क्या है, किलोमीटर पर घंटा है या मीटर पर सेकंड है, इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना है कि आपका लंबाई किसमें किलोमीटर में पूछ रहा है या मीटर में पूछ रहा है, इससे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 10% मकान किराए के रूप में काटा जाता है, शेष राशि में से वो 20% वाहन पर, शेष का 20% आयकर यानी इनकम टैक्स पर, और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो पास में 23,328 रुपया बचते हैं।
तो उनका कुल वेतन क्या होगा, आपको कुल वेतन बताना है। कुल वेतन को हम मान लिए ₹100, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप एक भी मान सकते हैं, ₹100 आप मान लिए। तो इसमें 10% यदि किराए के मकान पर दिया होगा तो इसके पास कितने परसेंट बचा होगा, 90% बचत हुआ होगा ना, यानी धन का 90% अब आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर खर्चा के रूप में जाएगा, यानी 90% हम लिख सकते हैं 9/10। बात समझ में आया। अब ये शेष धन ये हो गए 10% दे के, अब शेष धन राशि में से 20% वाहन पर खर्च करता है। 20% का वैल्यू 1/5, 5 में एक खर्चा कर दे, यानी 4 बचत हुए, 4/5, यानी कि 4/5 अभी भी बचा है। शेष में फिर 20% आइटम टैक्स पर, यानी फिर 4/5, और लास्ट में 10% कपड़े पे खर्च करता है, यानी कि 90% बचत करता है, यानी 9/10, यानी कि इतना रुपया इसका इस राशि पे इतना इतना रुपया इसका बचत हुआ। तो बचत जो हो गया मेरे दोस्त, इन बचतों में रुपया में जो बचत होगा 23,328 होगा, यानी कि बचत बराबर बचत हो गए। ये भी तो बचत ही है ना, और ये भी बचत भी है, बचत बराबर बचत हो गए। ठीक है, अब इसका जो करना है आप कर सकते हैं, पोस्टमार्टम किस तरीके से करना है वो आप समझिए, एक सेकंड देख लेते हैं हम किस तरह करना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त 9 से क्या इसको उड़ा दें, 9 से उड़ा दें क्या, 9 से इसको ले जाता है, तो 9 दूनी 18, 5, एक सेकंड, हाँ 9 दूनी इसको कटाते हैं ना 9 से, 9 दूनी 18 हो गए, 9 छकी 54 तो नहीं जाएंगे, 9 पचे 45 जाएंगे, जाएंगे ना, 9 नमा 81, 9 दूनी 18 चले जाएंगे। ठीक है, यदि फिर से इसको 9 बार में हम उड़ाए, 9 दूनी 18, सेकंड इसको काटना पड़ रहा है यार, 25 92, 9 दूनी 18 हो गए ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, 9 दूनी 18 हो गए ना, 7 बचे ना, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, यानी 288 हो गए 9 बार में। 16 बार में जाएंगे ये, 16 कम 16, 18 बार में। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू क्या निकला आपके पास, यानी 10 गुना 10 100, यानी हम बोल सकते हैं 1800 गुना 25। एक्स बराबर क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त, ये निकल जाएंगे क्या, 45,000 आएंगे क्या आंसर, 45,000 इज राइट आंसर, 45,000 आएंगे ना, करके देख लीजिएगा। जैसे 28 इसको ना 25 से ना करने पे 5 गुना 5 कर दीजिए आप, 18 पंचे 90 और 90 पचे 450। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको बनाना, बिल्कुल इजी वे है मेरे दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको करना पड़ता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कोई भी एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है, जबकि वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित होता है, कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 27 गुनी। ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम चैप्टर ले रहे थे मेरे दोस्त, तो उसमें भी ये प्रश्न आप लोग को करवा दिए गए थे। ठीक है, क्या बोला गया था कि 7 साल में कितनी गुनी, 3 गुनी हो रही है, तो कितनी गुनी होना चाहिए, 27 गुनी, 27 गुनी होने के लिए 3 पे पावर 3 गुनी होनी चाहिए। तो यानी कि जितने वर्ष में होता है, यानी इतने वर्ष में हो रहा था, कितने गुनी हो जाएगा, ये दोनों को पावर से गुणा कर दिए, यानी 21 साल। इस प्रकार सवाल जैसे भी आए इस प्रकार आप कर सकते हैं, सब जगह आपका इसका राइट आंसर होगा, समझ गए। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। त्रिभुज एबीसी में एक्स टी एक्स पर समद्वि विभाजित है, जो भुजा वाई जेड टी पर मिलता है, तो यदि एक्स वाई 5.6 5 इतना 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 एक्स जेड क्या होगा, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये बोला जा रहा है ये समझ नहीं पाए, लेकिन त्रिभुज से समझ जाएंगे। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड है, अब एक्स वाई जेड लिखिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक, एक्स टी एक्स पर समद्विभाजक हैं, एक्स टी एक्स वाई जेड पर समद्विभाजक हैं, एक्स पर समद्विभाजक एक्स टी। ठीक है, जो भुजा वाई जेड पर टी पर मिलता है, जो भुजा वाई जेड टी पर मिलता है, यदि एक्स वाई 5.6 है, यदि वाई जेड 6 है, ये यानी टोटल यहाँ से यहाँ 6 है, वाई टी 3.2 है, वाई टी 3.2 यदि होंगे मेरे दोस्त, तो ये कितना होंगे 2.8 होंगे ना, ये टोटल यदि 6 है, ये आधा भाग 3.2 है, तो आधा भाग तो 2.8 होंगे ना, होंगे। तो एक्स जेड क्या है, यानी इसका पूछा जा रहा है, ये एंगल क्या है ये आपको बताना। तो आप लोग यदि ज्यामिति पढ़े होंगे मेरे दोस्त, एक आप लोग रूल पढ़े होंगे, कौन समद्विभाजक परिमेय, समद्विभाजक परिमेय, कौन समद्विभाजक परिमेय क्या बोलते हैं, कि इसके सम्मुख जो भुजाएं, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं का दिया गया है रेशियो, ये दोनों भुजाओं का रेशियो ये दोनों भुजाएं के रेशियो के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये दोनों को समान रूप में विभाजित कर रहे हैं, यानी इसका रेशियो ये दोनों का रेशियो हमेशा बराबर है। ठीक है, यही बोला जा रहा है ना मेरे दोस्त, सिंपली बोला जाता है, किसी भी, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये परिमेय जो है ना, एक परिमेय ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक
सम्मुख कोण को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, उसे ही समद्विभाजक परिमेय कहा जाता है। जैसे जैसे एक्स वाई बेटे एक्स जेड बराबर वाई टी बेटे टी जेड, ये एक परिमेय है आपका। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी एक्स जेड और एक्स जेड का जो अनुपात होगा, एक्स जेड और एक्स वाई का, ये दोनों का जो अनुपात होगा, ये दोनों अनुपात के बराबर होगा। तो एक्स वाई कितना था आपके पास? 5.6। एक्स जेड कितना था? कुछ नहीं। वाई टी कितना था? 3.2। और टी जेड कितना था आपके पास? 2.8। बस निकाल दीजिए। एक्स का मान तो आपको निकालना है ना, एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो ये 10 मतलब गए, ये भी गए, इसको उड़ा के हम यहाँ पे 10x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 10x हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 56 गुना 28 बटे 32 लिख सकते हैं ना। इसको आप कटाइए थोड़ा सा, देखिए 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56, यानी x बराबर 4.9 आ गए। x किसका मान रखे थे? इसी का तो रखे थे। 4.9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो हमेशा आपको जो भी करना है, समद्विभाजक कोण समद्विभाजक परिमेय नियम आपको याद रखना है। मेन दिक्कत है मेरे दोस्त ज्यामिति में सिर्फ आपका परिमेय ही है, कुछ परिमेय आप याद रख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक समरूप त्रिभुज में पूछा जाता है कि दो त्रिभुज समान रूप में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका वर्गों का अंतर क्या होगा? तो इसमें जो परिमेय लागू होता है मेरे दोस्त कि इसका जो होंगे ना भुजा, कोई भी भुजा के वर्गों के अनुपात जो होंगे, इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ परिमेय आप लोग को याद रखना होगा। चलते हैं 19 नंबर पेपर की ओर। 19 नंबर प्रश्न बोला जाए, यदि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणामी के रूप में वही संख्याएं प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि किसी संख्या मतलब x, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं। तो किसी संख्या का, मान लीजिए कोई भी संख्या x है, इसका 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा? 4/10 या 40/100 लिख सकते हैं हम, वहां से कटा दिए। 4/10 को 240 में जोड़ा जाता है, 40% को 240 में जोड़ा जाता है, यानी इन संख्याओं को 240 में जोड़ा जाता है, तो परिणामी के रूप में वही संख्याएं प्राप्त होती है। कौन संख्याएं? जो एक संख्याएं थी, यानी ये x के बराबर हो जाता है। तो 240x, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं क्योंकि x x दोनों में, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस होकर क्या होंगे मेरे दोस्त? 6x/10 होंगे क्या? तो 6 चौके 24, 40, यानी x बराबर क्या हो जाएंगे? 400 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? उस संख्या का 50%, तो 400 का 50% 200 इज राइट, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, चले आगे की ओर। चलते हैं आज के लास्ट पेपर नंबर 20 की तरफ। इसको आप प्रश्न कीजिएगा तो मान लेंगे। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि आंकड़े के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। यदि ये सिंपल माध्य पूछ देते तो हम समझ में आ जाता, माध्य विचलन पूछा जा रहा है। माध्य विचलन क्या होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले इसका हमको माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य क्या होते हैं, या औसत कैसे निकालते हैं? कुल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्या वही होती है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब माध्य वाले पेपर थे मेरे दोस्त, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि माध्य निकालने के लिए आपको, एक सेकंड, हम आपको बताए थे मेरे दोस्त कि माध्य यदि आप किसी चीज का निकालना चाहते हैं, औसत किसी चीज का निकालना चाहते हैं, यदि उसका अंतर समान हो तो बीच वाले औसत होते हैं या माध्य होते हैं। यानी कि ये बीच वाले सेंटर, क्या सबका अंतर समान है? 5 5 5 5, जी हाँ। तो माध्य इसका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? माध्य इसका 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है। माध्य निकालने जोड़ देके भाग देके नहीं जाएंगे। माध्य वो संख्याएं होगी यदि अंतर समान हो तो बीच वाली संख्याएं माध्य। यहाँ तक क्लियर है? तो माध्य विचलन पूछा जा रहा है, तो टोटल संख्याएं जो दिया गया है मेरे, तो टोटल संख्याएं दिया गया है, माध्य से विचलन निकालना है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। माध्य के सापेक्ष निकालना है, तो यानी माध्य कितना है? 15। इसके सापेक्ष विचलन कितना हो रहा है? तो ये पहली संख्याएं 5 है, तो 15 में 5 जाएंगे 10। दूसरी संख्याएं 10 है, तो 10 में 15 में 10 जाएंगे 5। तीसरी संख्या के सापेक्ष 0 हो जाएंगे, चौथी में 5 हो जाएंगे, तीसरी में 10 हो जाएंगे। यही होंगे ना? अरे यही होंगे ना मेरे दोस्त? ठीक है, कितना हो गए? 15 और 15 30। टोटल सापेक्ष माध्य का योग कितना हो गए? 30 हो गए। टोटल संख्याएं कितनी है? 5 है ना, बस 5 से भाग दीजिए। 5 से 30, 6 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? तो कुछ नहीं था इसमें, आप बेखूबी कर सकते थे। यहाँ साफ साफ सवालों में ही बोला जा रहा था आंकड़े के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कितना होगा। इसको माध्य के सापेक्ष इसका विचलन निकालना है सबको। माध्य तो हम यहाँ से निकाल लिए 15। अब इसका सापेक्ष यानी विचलन, विचलन मतलब अंतर होता है दोनों में, कितने का फ्लेक्सिबल है यानी अंतर है। तो विचलन ये दोनों में अंतर कर दिया, अंतर करके योग 36 आया।
ठीक है। तो बस जितनी संख्या आई थी उससे हम भाग दे दिए, तो इसका ये विचलन निकल आया 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्त ये था इंपॉर्टेंट आज का टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग मेरे दोस्त सेशन अटेम्प्ट ये कर रहे हैं तो आप लोग इसका कैसा सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, ये को भी आप लोग को पता चल गया होगा और आगे भी पता चलेगा। ठीक है। यदि आपको मैथ्स में कोई भी कमजोरी हो या कोई भी फ्रेंड्स दोस्त को कहीं भी मैथ्स में दिक्कत आ रहा हो तो उसके पास शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सेशन आप लोग अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीका से। ठीक है। एक बात मैं जानकारी दे दूं मेरे दोस्त, हो सकता है आप लोग के जो हम सॉल्व करें, जो हम हल किए, वो आपके समझ में ना आया, हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ना आता है मेरे दोस्त क्योंकि आप अलग टॉपिक से पढ़े हुए हैं, आप अलग प्रोसेस से पढ़े हुए हैं, और हम आपको डायरेक्ट तरीका से बता रहे हैं कैसे इसको करना चाहिए, ऐसे इसको करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हो सकते हैं, लेकिन सेशन अटेम्प्ट करते करते आप बिल्कुल महारथी हो जाएंगे। ठीक है। और बहुत जल्द जो आपका चैप्टर वाइज था स्टार्टिंग से आपका नंबर सिस्टम से लेकर जितने भी एडवांस तक हैं लास्ट तक आपको सेशन बाय सेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी उस क्लास का भी अनाउंसमेंट होगा। ठीक है। तो अभी के लिए आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, न्यू है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है। और जितने भी आपके शाम में जो होते हैं मेरे दोस्त, जो ग्रुप डी में 2025 में जो टॉप पूछे गए प्रश्न, 2025 में जो टॉप पूछे गए, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न हर एक चैप्टर का, वो चैप्टर आज शाम में आपको मिल जाएगा। हर एक शाम में आपको मिलता है। कल संडे था इसलिए क्लास अवेलेबल नहीं हो पाया मेरे दोस्त। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ग्रुप डी के लिए जितने भी मैथ्स पूछे गए थे वो भी लेके सामने आप लोग के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट।